नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ समय से तनाव चरम पर है। हालांकि इस तनाव के बीच भी भारत और पाकिस्तान ने एक बड़ी परंपरा को कायम रखा है। वो क्या है? दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को डिप्लोमेटिक चैनलों से अपने अपने परमाणु ठिकानों और संस्थानों की लिस्ट शेयर की है। यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों और संस्थानों पर हमलों के निषेध से संबंधित समझौते के तहत किया गया है, जहां दोनों देशों के बीच से यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और 27 जनवरी 1999 से लागू हुआ। आपको बता दें दर्शकों कि समझौते के तहत क्या था कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर साल के 1 जनवरी को उन परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे को देने के लिए बाध्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो इस समझौते के दायरे में आती है, और यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल को रोकता है। ये दोनों देशों के बीच ऐसे लिस्टों का 35वां लगातार आदान प्रदान है, जहां पहला आदान प्रदान कब हुआ था सुनिए जरा, 1 जनवरी 1992 को। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये शेयरिंग ऐसे वक्त में हुई है जब द्विपक्षीय तनाव चरम पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई के 4 दिनों का युद्ध हुआ था। मई में 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादियों ने, याद होगा आपको बहुत अच्छे से, जम्मू कश्मीर का पहलगाम अटैक, 26 लोगों की जानें गई थी। और इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों और उनके ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया था। तो देखिए, आपको बता दें कि अब यहां पर समझौते के बीच अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची देनी होती है, और यह समझौता 35 साल पुराना है। आपको बता दें, इन्हीं के बीच ये बड़ी जानकारी इसलिए भी अहम है दर्शकों, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव जो है वो चरम सीमा पर है, और यहां पर दोनों देशों को अपने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट देनी पड़ती है, और एक दूसरे को कहां कहां परमाणु हथियार है, कौन कौन से हैं, वो सभी लिस्टों को जारी करना पड़ता है। और आपको बता दें कि यहां पर यह भी खबर सामने आ रही है कि यहां एक दूसरे को, दोनों देशों को यह साझा करना होगा। अब देखिए, ऐसे में युद्ध की स्थिति बन रही है। पहलगाम अटैक की बात करें, और इसके पहले भी आपने देखा होगा, अभी भी पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, और साल की शुरुआत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी घुसपैठ करने को तैयार है। पाकिस्तान नहीं मानता है, लेकिन अब सैन्य समझौतों में अब जब बारी आई है कि अब आपको परमाणु हथियारों को, परमाणु ठिकानों को साझा करना पड़ेगा। और ये देखिए, पुराना समझौता है, इससे आप अपने आप को पीछे नहीं रख सकते हैं। और इसमें चर्चा ये है कि अब भारत और पाकिस्तान का आगे क्या। आपको बता दें कि दोनों के अलग अलग जगह कई एटमी ठिकाने हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाते हैं कि यहां पर कहां कहां ठिकानों की लिस्ट है। भारत पाक ने सौंपी परमाणु ठिकानों की लिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया 1 जनवरी को सौंपी गई है। भारत पाकिस्तान ने साझा किया अपने एटमी ठिकानों का पता, और इसके साथ ही आपको बता दें, साल के पहले दिन परमाणु लिस्ट की, वो जो पूरे ठिकानों की लिस्ट है, वो सौंपी गई है। इसके साथ राजनयिक माध्यम से सूची जो है वो एक्सचेंज करने की खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है, और इसको ध्यान से सुनिए। दोनों के अलग अलग जगह कई एटमी ठिकाने हैं, तनाव चरम पर है, और ये जो समझौता है वो 1988 का था। और कई बार आपको बता दें कि इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जब तनाव चरम पर है, ऐसे में पाकिस्तान का रुख देखना पड़ेगा। और देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो क्या कहना, पाकिस्तान हमेशा ही सभी समझौतों से अपने आप को दूर करके आतंकवाद का पलायन करता है। और देखिए, ये चर्चा बहुत खास है, बहुत अहम चर्चा है, जहां हम जानेंगे कि अब आगे की तस्वीर भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे निकलने वाली है। और चलिए, बहुत खास चर्चा में हम स्वागत करना चाहेंगे कर्नल टीपी त्यागी जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके साथ करोड़ी सिंह जी का, विदेश मामलों के जानकार। सर, बहुत नमस्कार आपको, और बहुत शुक्रिया दोनों को आज आपने पैनल में बुलाने के लिए। और बता दें आपको, सबसे पहले हम कर्नल टीपी त्यागी जी के पास जाएंगे। सर देखिए, 1988 का समझौता तो है, लेकिन ये तनाव चरम पर है, तो ऐसे में क्या हम ये परिपक्व कूटनीति समझे, टीपी त्यागी जी? देखिए, ये समझौते में ना तो नाखून है ना दांत है जी। पहली बात तो ये कि इस समझौते में जो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, उसको वेरिफिकेशन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। पहले समझौता समझे। समझौता केवल ये नहीं है कि हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल कहाँ रखे हैं,
दरअसल में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, उससे 8 साल पहले ही ये समझौता कर लिया था, जब दोनों देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। समझौता एक किस्म से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। समझौते में ये था कि जहां भी आपके न्यूक्लियर आर्सेनल है, या आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है, या आइसोटोप सेपरेशन यूनिट है, या रिप्रोसेसिंग यूनिट्स है, या कहीं पे यूरेनियम या प्लूटोनियम रखा हुआ है, उन जगह की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इसलिए शेयर कर दे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कन्वेंशनल अटैक, यानी कि विदाउट न्यूक्लियर कन्वेंशनल अटैक उन न्यूक्लियर ठिकानों पर हो जाए, उससे भी बड़ी तबाही मच सकती है। इसलिए यह समझौता किया गया था। और 1 जनवरी को हर साल 35 साल से होता आ रहा है, जिस रोज हम दोनों देश एक दूसरे को अपनी इन चीजों की जानकारी देते हैं, और ये भी जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के कितने प्रिजनर्स हैं, और पाकिस्तान जानकारी देता है कि हिंदुस्तान के 250 से ज्यादा प्रिजनर्स हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्या इसके अंदर 3-4 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये न्यूक्लियर बम बनाने के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, यानी कि दोनों कंट्रीज में ये प्रतिबंध नहीं है कि आप और ज्यादा न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। इसमें वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी नहीं है, और इसमें मिसाइल बेसिस जो है उनके बारे में जानकारी के बारे में भी नहीं है, और इसमें कमांड एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में भी नहीं है। अब ये ऐसा समझौता है कि बात कम कीजिए, जहानत तो छुपाते नहीं है, दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते नहीं, ये उसकी किस्म का समझौता है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, दिल से दिल ना मिले। और देखिए यहाँ पर एक बार हम रुख करेंगे करोड़ी सिंह जी का, विदेश मामलों के जानकार है। सर, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, हम ये कहें कि एक बार जो है उस स्थिति अगर बातचीत की जाए तो सुधर सकती है, और ऐसे में जो समझौता हुआ था उसको तो पाकिस्तान को स्वीकार करना होगा, और हथियारों की जानकारी भी देनी पड़ेगी। तो हम क्या एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं? क्या कहेंगे सर आप? देखिए सृष्टि, निश्चित रूप से उम्मीद की किरण कह सकते हैं। हाँ। केवल न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में सूचना साझा करना नहीं। हाँ। मुझे लगता है कि 2026 का अच्छा बिगिनिंग दोनों देशों के बीच हो रहा है। तल्लखी बहुत है, कोई पीस एग्रीमेंट या बहुत आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे पहले भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए, जहां खालिदा जिया को सुपुर्द खाक किया गया। वहां पाकिस्तान के असेंबली के स्पीकर से बातचीत हुई है। वो पहलगाम के बाद पहली बार हाथ मिलाया है भारतीय किसी बड़े नेता ने और पाकिस्तान के किसी नेता ने। इसके बाद अब जो न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात है, वो 92 से लगातार होती रही है, लेकिन पिछले साल नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा कदम है। तीसरा एक अन्य कदम है, जो प्रिजनर्स और मछुआरे एक दूसरे के कस्टडी में हैं, उनको भी उनकी लिस्ट भी शेयर की है। तो ये सब संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर पाएंगे? रिश्ते तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम पोइटिक वे में ये कह सकते हैं कि लंबा है सफर, बात करते चलो, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते चलो। तो मुझे लगता है कि कुछ बातचीत का रास्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों देशों का अपना अपना अस्तित्व है। पाकिस्तान अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता के लिए स्ट्रगल कर रहा है। भारत भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत के लिए कोई चुनौती बने, लेकिन दोनों में जो तल्लखी है उसमें कोई कमी आएगी, वो संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। थोड़ा सा ये कूल डाउन होगा, तो अगर ऐसा होता है, आगे और बढ़ते हैं, तो एक बहुत अच्छा संकेत होगा दोनों देशों के आवाम के लिए। मेरे को लगता है दोनों देशों का आवाम ये चाहता है कि कोई हॉट वार दोनों देशों के बीच में नहीं हो, और राजनेता है वो भी जनता की या आवाम की भावनाओं को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्वागत योग्य कदम है 2026 में दोनों देशों के लिए, दोनों देशों की जनता के लिए। जी सृष्टि। जी सर, एक बार मैं कर्नल टीपी त्यागी जी के पास जाऊंगी। सर, ये बताइए कि 35 साल पुराना यह समझौता
क्या आज के समय में प्रासंगिक है? देखिए, पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दिया, और अब देखिए आए दिन ये खबरें सामने आ रही है, घुसपैठ भी बढ़ रही है सर नए साल के आगाज में। और पाकिस्तान को ये तो पता होगा कि 1 जनवरी को अपने ठिकानों के बारे में बताना है, समझौता पहले ही हो चुका है। तो ऐसे में ये कितना प्रासंगिक टीपी त्यागी जी? अगर ये प्रासंगिक रहा होता तो ये उस टाइम भी किया गया जब मुंबई अटैक हुआ, तब भी किया गया जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हाँ। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, इतने युद्ध हुए हैं, कारगिल हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये करते रहे। इसका मतलब ये कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, और इस फॉर्मेलिटी में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी उम्मीद आप पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान जो चंदे पे जीने वाला और षड्यंत्र रचने वाला देश है, उस देश ने एक नहीं, जिसने 50 बार झूठ बोला है, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यस, खानापुरी के लिए और हिंदुस्तान का चरित्र है कि भाई हम तो दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं, हाँ। ये समझकर तुझे सीने से लगाया होगा, तो यही बात चल रही है। वरना अगर इसमें कोई ताकत होती, इस समझौते में ताकत होती, तो फिर ना तो मुंबई अटैक हुआ होता, ना पार्लियामेंट अटैक हुआ होता, ना पुलवामा हुआ होता। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, पर फॉर्मेलिटी ऐसा है कि कुछ ना होने से थोड़ा बहुत होना अच्छा है। कम से कम एक डायलॉग तो है, यानी कि जैसे इंडिया का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसने लिस्ट सौंपी, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन इंडिया में है उसने लिस्ट सौंपी, और जैसे मेरे सम्मानित को पैनलिस्ट ने बताया कि भाई जयशंकर जी ने वहां के रिप्रेजेंटेटिव से हाथ भी मिलाया जब वो बांग्लादेश गए थे, हाँ। यानी कि वो बस वही सिलसिला है कि दिल से दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, वो सिलसिला चल रहा है। असलियत में जो जो एनोमिसिटी है, जो एक दूसरे के खिलाफ और खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से, वो चरम पे है, इस वक्त चरम पे है, इस वक्त चरम पे है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जो कुछ भी वहां हो रहा है उसके पीछे हिंदुस्तान है। अगर अफगानिस्तान के तालिबान उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और व्यापार बंद किया है, वो कह रहा है हिंदुस्तान ने भड़काया है। अगर टीटी और बीएलए कर रहे, वो कह रहा है हिंदुस्तान इनको हथियार दे रहा है। स्थिति यहाँ तक आ चुकी है, बिल्कुल लिमिट, कुछ भी कहो, कल को अगर पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, वो कहेंगे हिंदुस्तान का हाथ है, लेकिन लिमिट हो गई है। मतलब कोई भी एक्शन हो उसमें पीओके के अंदर उपद्रव है, हिंदुस्तान का हाथ है। तो उनका हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि पहले दिन से जब मदरसे में वो जाते हैं तो पहले दिन से उनको अलिफ बे पे ते में ये बता दिया जाता है कि यहूदी और हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, और जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, और जो काफिर है उन्हें मारना जायज है, लिहाजा उनका माल लूटना माले गनीमत है। तो इस किस्म की चीजें जहाँ पढ़ा दी जाती हो, वहां पे आप लाख कोशिश कर लीजिए, उनका एटीट्यूड के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई बदलाव आएगा। वही बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी बिल्कुल सर। करोड़ी सिंह जी, एक बार मैं आपका रुख करूंगी। सर देखिए, इन्होंने कहा कि ये बस दिखावा होता है, और इसी से जुड़ा मेरा एक अहम सवाल आपसे होगा सर कि क्या शो ऑफ की वजह से, मतलब एक जिम्मेदार राष्ट्र पाकिस्तान अपने आप को दिखाता तो है, अब देखिए समझौता है उस पर तो आपको पालन करना होगा, लेकिन क्या आपको सर लगता है कि पाकिस्तान हमेशा ही एक जिम्मेदार राष्ट्र दिखाने की वजह से ये समझौते अपने शेयर करता है या इसकी जानकारी देता है, और असल में बात कुछ और होती है? सर क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि, ये सब क्यों हो रहा है पाकिस्तान के केस में, ये हमें देखना चाहिए। उसका जो मूल कारण ये है कि पाकिस्तान में वर्दी और दहशतगर्दी, मतलब टेररिस्ट और सेना है, उनका आधिपत्य पाकिस्तान के समाज पे, पाकिस्तान की राजनीति पे दिखाई दे रहा है। तो हर देश का अपना राष्ट्र हित का परसेप्शन होता है, वो रियलिटी होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। तो दहशतगर्दी और जो वर्दी का परसेप्शन है पाकिस्तान के राष्ट्र हित का, वो यह है कि इंडिया से दुश्मनी की जाए, अदावत बनाए रखी जाए। जबकि हम देखें पाकिस्तान का आवाम नहीं चाहता है। तो पाकिस्तान में जो दुराव है एक आवाम के बीच में और दहशतगर्दी और वर्दी के बीच में, वो एक अजीब स्थिति है। पाकिस्तान का ये विरोधाभास अभिव्यक्त होता है। देखिए, मैं इतना नहीं मानता कि पाकिस्तान पूरी तरह से वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में बिलीव करता है। पाकिस्तान का आवाम
अगर वो होता तो जमाते इस्लामी को पिछले इलेक्शन में बहुत सपोर्ट मिलता, बहुत मामूली सपोर्ट मिला है, लेकिन प्रभाव है जो दहशतगर्दी और वर्दी का बहुत ज्यादा है। तो वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ अदावत रखी जाए, उससे पाकिस्तान की पहचान मजबूत होती है। ये परसेप्शन सही नहीं है। अगर भारत से दोस्ताना संबंध होगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा, व्यापार होगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, लेकिन वो नहीं चाहती है सेना। तो अभी जो सेना की स्थिति बढ़ी है, मुनीर का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है, उससे जो भी वहां प्रजातांत्रिक सरकार थी वो और कमजोर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं होगा और पाकिस्तान ऑनेस्टली कोई चीज शेयर करेगा। मैं त्यागी जी से इस बात से तो सहमत हूं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान पूरा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, हमें एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान का आवाम बहबूदी चाहता है, वो इंडिया से झगड़ा नहीं चाहता, भारत का आवाम भी नहीं चाहता, लेकिन वहां जो परसेप्शन है और जो डोमिनेट कर रहा है मीडिया, उसका साथ दे रहा है, ये और है वहां। तो वहां प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। अगर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है तो निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान की एक सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना मुझे नहीं लग रही है। जिस तरह प्रभाव बढ़ रहा है और मुनीर जिस तरह से हावी हो गया है, मुझे लगता है ये अच्छे लक्षण नहीं है। लेकिन इससे एक सवाल आप पूछ सकती हैं कि क्या मुनीर प्रत्यक्ष रूप से सत्ता पे काबिज होगा? मुझे नहीं लगता प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए नहीं होगा कि जो सरकार काम करती है वो मुनीर चाहता है वो करवा लेता है, तो मुनीर को प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने के लिए या मार्शल लॉ लागू करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुनीर को जो इम्यूनिटी मिली है 27वें संशोधन के बाद, उसका पूरी दुनिया ने विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विरोध किया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर वहां जुडिशरी को जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया है, ये प्रवृत्तियां हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी घातक हैं। भारत के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत घातक हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के आवाम को सोचना चाहिए कि किस तरह से वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जीवित रहे और आगे बढ़े। जी सृष्टि, सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुनीर के आने के बाद तो पाकिस्तान की बर्बादी और चरम सीमा पर पहुंच गई है, और ये तो पाकिस्तान की जनता को सोचनी चाहिए। सही कहा सर आपने, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा मैं सवाल लेना चाहूंगी टीपी त्यागी जी से। सर ये बताइए कि क्या इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की हरकतों को भारत को आतंकवाद का मामला और परमाणु समझौते के मामले को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय हो सर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो भारत पहले क्लियर कर चुका है। जब हमारे यहाँ G20 की समिट हुई थी, उस समय भारत ने दूसरे देशों को भी राजी किया था और एक कॉमन एजेंडा के ऊपर साइन किया गया था कि आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, अच्छा हो बुरा हो, उसकी मजम्मत की जाएगी, उसका विरोध किया जाएगा, और जो देश ऐसा नहीं करते हैं उनको भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमारा तो ये है कि हम ये समझौता, एक तरफ आतंकवाद को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। करोड़ीमल जी ने अच्छी बात कही कि वहां की आवाम जो है वो इस्लामिक नहीं होना चाहती पूरी तरह से। अगर ऐसा चाहती तो जमाते इस्लामी या जमातुल मुजाहिदीन या अंसारुल बंगला या लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, इनकी सरकारें आ जाती। ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट है। उनका अस्तित्व ही हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बना हुआ है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के अगेंस्ट ना हो तो पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा? नेपाल और भूटान जैसी आर्मी काफी है उनके लिए। वो आर्मी अपने आप को बचाने के लिए हिंदुस्तान का, कश्मीर का मुद्दा हमेशा जिंदा रखना चाहती है। ऐसे ही वहाँ के सरकार के लोग और ऐसे ही वहाँ के आदमी। तो मैं कहता हूँ कि इस्लामिक ना सही, लेकिन भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान उस दिन से है जिस दिन से उसका जन्म हुआ था। क्योंकि अब तो मुल्ला मुनीर कह चुके कि ना हमारी एम्बिशन मिलती है, ना हमारे विचार मिलते हैं, ना हमारा धर्म मिलता है, हम अलग हैं। और यहूदी और हिंदुओं के खिलाफ ये लोग लगे हुए हैं। वेस्ट पाकिस्तान में एक तरफ इजराइल है, एक तरफ भारत है, दोनों आतंकवाद से ग्रसित हैं। एंड दिस इज
This is the reason that we see cooperation from Israel. बिल्कुल सर। और देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ इजराइल है और देखिए वही पाकिस्तान को सपोर्ट में चाइना भी खड़ा है। और इसी से जुड़ा मैं अहम सवाल लूंगी एक बार फिर से करोड़ी सिंह जी का। सर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इन संदर्भों को देखते हुए भारत को आगे सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और जहां हमें अदावत की स्थिति हो वहां अगर हम बातचीत करते हैं तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए जी। लेकिन कूटनीतिक चाल अगर दूसरा चलता है तो हमें भी चलने आना चाहिए। हमारी नेगोशिएटिंग स्किल और डिप्लोमेटिक कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए। तो वो तो भारत की है, मुझे लगता नहीं कि नहीं है। लेकिन जैसा कि आतंकवाद के विरोध की बात हम कहते हैं, पाकिस्तान भी आतंकवाद की मजम्मत करता है। यूएन की सुरक्षा परिषद के जो आतंकवाद की कमेटी है उसके वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जब पाकिस्तान की अपीयरेंस ये हो कि हम तो आतंकवाद का विरोध करते हैं, हम तो खुद विक्टिम हैं, विक्टिमहुड भी दिखाता है, आतंकवाद के विक्टिम हैं, और फिर भारत के विरुद्ध आतंकवाद का सपोर्ट भी करता है। तो ये जो दोहरापन है इसको पाकिस्तान कैसे दूर करे? और इस दोहरेपन को केवल चीन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अमेरिका का मिल रहा है और वैश्विक समुदाय का भी मिल रहा है। दुनिया का कोई देश ये नहीं कहता कि हम आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। हर देश विरोध करता है केवल शब्दों में, लेकिन व्यवहार अलग अलग देशों का अलग अलग है। देखिए, पहलगाम अटैक हुआ तो ज्यादातर इंटरनेशनल जो जिसको हम कहते हैं प्रतिष्ठित मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक और जो प्रिंट मीडिया है, उन्होंने मिलिटेंट अटैक कहा है, ज्यादातर ने मिलिटेंट वर्ड यूज किया है। जबकि सिडनी में अटैक हुआ उसको उन्होंने कहा टेररिस्ट अटैक है। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान को एनकरेज कर रहा है इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हम पाकिस्तान से किस रूप में बातचीत कर सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें पाकिस्तान की तरह से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और एग्रेसिव नहीं है हम, लेकिन पाकिस्तान का जो दोहरापन है उसको हम कैसे डील करें वहां मुश्किल होती है। और जब बड़े देश हैं, जो प्रभावशाली देश हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों तब और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चीजें हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो भारत का ये दृष्टिकोण तो सही है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा बात नहीं हो सकती, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, ये भी सही दृष्टिकोण है। लेकिन पाकिस्तान ने एक अलग नकाब भी तो ओढ़ रखा है ना, उसको हम बेनकाब कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे लिए कूटनीतिक समस्या है। तो इसको हम भारत अपनी कैसी कूटनीति अपनाए जिस तरह पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है वो बेनकाब हो और पाकिस्तान ये मानने को तैयार हो कि वो मैं आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान खुद अपने आप को विक्टिम कहता है दुनिया के सामने। तो दुनिया तो ये सोचे कि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है, तो उस पर कुछ देश भरोसा भी कर लेते हैं और कुछ देश भारत को जो बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा नहीं चाहते वो पाकिस्तान को एनकरेज करते हैं कि भारत को के प्रभाव को कंटेन किया जाए। तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, सृष्टि वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें दो चार नहीं होते हैं हमेशा। तो इस डिफिकल्ट कंडीशन में भारत को अपनी कूटनीति को और अधिक रिवार्म करना चाहिए और मंथन करना चाहिए निरंतर रूप से, क्योंकि कूटनीति और विदेश नीति कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है कि आज डिसीजन ले लिया कूटनीति खत्म हो गई। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मुझे लगता है भारत इस दिशा में कदम उठा रहा है। और अभी जो निर्णय हुए हैं, प्रिजनर की लिस्ट शेयर करना, न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में शेयर करना, हमारे विदेश मंत्री का पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाना, ये मुझे लगता है सकारात्मक कदम है कूटनीतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। जी सृष्टि। सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि पाकिस्तान नकाब ओढ़े रहता है, और नकाब से ही मेरा एक अहम सवाल यहाँ पर टीपी त्यागी सर आपसे होगा। ये बताइए सर कि क्या आपको लगता है कि ऐसे समझौते भारत की सैन्य स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित जरूर करते हैं? क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो अगर सीमित करते हैं तो पाकिस्तान को भी सीमित करते हैं। हाँ। इससे तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये समझौता टूथलेस है, ना इसमें दांत है ना इसमें नाखून है। और ये डिप्लोमेसी और कूटनीति इसी की वजह से आज ये हालत है। अगर हमारी डिप्लोमेसी और कूटनीति इतनी इफेक्टिव नहीं होती तो फिर ऐसा कैसे होता कि फौज जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ होती। हमारे पहलगाम हमले को वो मिलिटेंट हमला कहते
और ऑस्ट्रेलिया में उसको टेररिस्ट हमला कहते। इसका मतलब ये कि हम कूटनीति में या डिप्लोमेसी में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पाकिस्तान पहुंच पाया। ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर दया, क्षमा, प्यार, करुणा को मानने वाले इतने लोग हैं कि वो बार बार कहने लगते हैं नहीं, धैर्य से काम कीजिए, सहनशीलता दिखाइए। अरे कमाल की बात कर रहे हो, सहनशीलता कहाँ? सहनशीलता ठीक है, घर में ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रीय चरित्र का या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता 0 होनी चाहिए। हमें सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, क्विक स्ट्राइक की जरूरत है। मैं तो एक एग्जांपल देता हूं कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में सहनशीलता दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। तो ऐसे लोग जो इतना देखने के बाद भी, पहली बार की बात नहीं है, पिछले 80 साल से देखते चले आ रहे, कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, ये खत्म है जी। हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, क्विक स्ट्राइक चाहिए। मेरे घर में आग लगे तो मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। दैट इज द एटीट्यूड वी विल हैव टू अडॉप्ट। ठीक है सर, पाकिस्तान से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।